नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एमए प्रीवियस ईयर में अगर आप एजुकेशन से करते हैं तो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पर पूरी एक किताब है डेडिकेटेड। मनोवैज्ञानिक तौर पर हम बच्चों को किस तरह से समझ सकते हैं, उसी में से एक मेथड होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसका डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड के गुण या उसके लाभ क्या क्या होते हैं, मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे पास पर्याप्त वस्तुनिष्ठता है, यानी ऑब्जेक्टिव है। आपके पास ये ऑब्जेक्टिव है, आप क्लियरिटी में हैं कि आपको क्या जांचना है, किस चीज़ की अध्ययन करना है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ चीज़ों की आप चेकलिस्ट बना लेते हैं और उसके हिसाब से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान के चलिए आपने बच्चों को खेल के मैदान में भेज दिया कि जाओ बच्चों खेलो, और आप एक जगह बैठकर या फिर आपका पूरा ग्रुप है ऑब्जर्वर्स का, जो रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों का जो अध्ययन कर रहे हैं, उन अध्ययनकर्ताओं का आपका अपना एक ग्रुप है और आप अलग अलग जगहों पर बैठकर उन बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। अब खेलते हुए देखते समय आप ये देखेंगे कि वो कोऑपरेट कितना कर रहे हैं, सहयोग कितना कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से, किस तरीके से वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से वो पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, कितने वो बायस्ड हैं या कितने वो न्यूट्रल होकर खेल रहे हैं, या फिर उनमें स्पोर्ट्स स्पिरिट कितनी ज़्यादा है। इन सभी चीज़ों को आप नोटिस कर सकते हैं। फिर क्या उनका कोई बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ वो पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं या उसको फेवर दे रहे हैं, या वो व्यक्ति जो शायद उस बच्चे को नापसंद है, लेकिन खेल के टाइम पर ये सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे एक समान भावना से, जीतने की भावना से खेल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मनोवैज्ञान तो बहुत बड़ा विस्तार लेकर बैठा है, लेकिन अगर कुछ बिंदुओं की बात करते हैं हम, तो यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव तो हमारा अपना पर्याप्त ऑब्जेक्टिव है। हम किस किस स्केल पर बच्चे को आज नापने के लिए बैठे हैं, यानी आपका अल्टीमेटली यही हो जाता है कि इनफ ऑब्जेक्टिव है आपके पास, बढ़िया आपके पास वस्तुनिष्ठता है, आपको पता है कि बच्चे को किस मापदंड पे हमें ऑब्जर्व करना है आज। इसके अलावा ये एक व्यापक पद्धति है। व्यापक मतलब फैला हुआ है, बहुत विस्तार है। आप अलग अलग मापदंड पर बच्चे को साइकोलॉजिकली उसके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। जब हम ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल मेथड में करते थे तो आप ये समझिए कि वो एक वातावरण बन गया है, एक एनक्लोज्ड एरिया भी हो सकता है जब आप एक्सपेरिमेंटल मेथड से बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी जो माहौल है वो कृत्रिम है, बनावटी है, आर्टिफिशियल है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रॉ है, एकदम नेचुरल है, नहीं है। तो वहाँ पर जो मापदंड है, उनकी जो चेकलिस्ट है, हो सकता है कि वो चेकलिस्ट के मुकाबले इसकी चेकलिस्ट ज़्यादा हो सकता है, क्या ज़्यादा ही होती है। तो अल्टीमेटली एक बहुत ही व्यापक पद्धति है। यानी आप बच्चे, व्यापक इसलिए भी है क्योंकि आप नॉर्मल बच्चों का ही नहीं, जो असामान्य बच्चे होते हैं, या अगर मानसिक रूप से कोई बच्चा किसी भी वजह से स्ट्रगल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसको, या फिर वो व्यक्ति जो आपके साथ रहता है या उस पर्टिकुलर ग्रुप में बैठा है लेकिन उसको आपकी भाषा समझ में नहीं आती है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड में भाषा की भी कोई बाध्यता नहीं है, भाषा कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। आप भाषा ना जानते हुए भी, उस व्यक्ति की भाषा ना जानते हुए भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इवन तो हम एनिमल्स यानी पशुओं का भी व्यवहार कैसा होगा एक पर्टिकुलर स्थिति में अगर हम उनको रख देते हैं, तो वो भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। तो हुआ ना, ऑब्जर्वेशन मेथड एक बहुत ही व्यापक विस्तार है इसका। आप बड़े लेवल्स पे बिहेवियर को, उनके पैटर्न्स को और हर तरीके के बच्चे को पर्टिकुलरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम बार बार बच्चा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम एमए एजुकेशन में ये मान के चल रहे हैं कि एक टीचर को ऑब्जर्वेशन मेथड से किस तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई को या बच्चों के मनोविज्ञान को समझना चाहिए। ठीक, अपनी पढ़ाई लिखाई मतलब किस तरीके के मेथड्स को हम अपना सकते हैं। चलिए, फिर असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन संभव है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि असामान्य बच्चा है, मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली रिटार्डेड है बच्चा, या उसको कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से वो बच्चा स्लो है, अपनी बात नहीं कह पाता।
ठीक, अगर वो बच्चा अपनी बात नहीं कह पाता है, किसी भी असामान्य स्थिति में है, तो अपने आप को वो जाहिर नहीं कर पाएगा, किसी भी तरीके से अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत दुख होता है हम जब ऐसे बच्चों को देखते हैं जो अगर उनको खाना भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, तो वो नहीं कहेंगे, वो नहीं कह पाएंगे, या उनको किसी से मदद चाहिए या कुछ और चाहिए तो वो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो कह नहीं पा रहे हैं, असामान्य स्थिति से जूझ रहे हैं, असामान्य स्थिति में है, असामान्य बच्चे हैं। ठीक, तो उन असामान्य बच्चों को भी आप ऑब्जर्वेशन मेथड से अच्छे से समझ सकते हैं। वो बच्चा जो अपने अंदर के मन की बात को अपनी बॉडी लैंग्वेज से नहीं कह पा रहा है, अगर ऑब्जर्वेशन मेथड से उसको भी आप स्टडी करते हैं तो आप उसके भी मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। फिर स्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया, कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड तो है नहीं, कोई लेबोरेटरी में तो हमने बच्चों को बिठाया नहीं है, या किसी एनक्लोज्ड वातावरण में हमने बच्चों को नहीं बिठाया, हमने तो बच्चों को खेलने के लिए भेज दिया था। नेचुरली, नॉर्मली जैसा बच्चा बिहेव करता है एक प्लेग्राउंड में, ठीक वैसा ही वो बिहेव करेगा। कोई आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट नहीं है। कई बार तो हमने बच्चों को बताया भी नहीं है कि हम आपको नोटिस कर रहे हैं, हम बस उनको नेचुरली नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जैसा मैंने कहा डिफरेंट मेथड्स हैं, तो उसमें ये जो मेथड की मैं बात कर रही हूँ वो एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन मेथड है, राइट। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने कोई लेबोरेटरी बना के रखी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई प्रयोगशाला तो है ही नहीं। कोई प्रयोगशाला नहीं है तो कोई कृत्रिम परिस्थिति नहीं है, कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन में हमने बच्चे को बांधा नहीं है, और इस वजह से हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ज़्यादा सटीक होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे मेरिट्स ऑब्जर्वेशन मेथड के। व्यापक बहुत बड़ा है, कई एक और भी आप ये समझिए कि जब हम ये कहते हैं कि व्यापक वस्तुनिष्ठता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है एक व्यक्ति रिसर्च करने के या अध्ययन के माध्यम का सोच के वहाँ बैठा है, कई लोग बैठ सकते हैं और हर एक व्यक्ति अपना ऑब्जर्वेशन नोट कर रहा है। कल हमने पढ़ा था ना कि ऑब्जर्वेशन मेथड में आपने जो भी नोटिस किया है वो आप लिखेंगे और फिर उसको आप विस्तार में इलैबोरेट भी करेंगे। तो क्योंकि अलग अलग अध्ययनकर्ता एक ही परिस्थिति में किसी भी क्रिया में इन्वॉल्व बच्चों को पढ़ रहे हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा बहुत व्यापक हो जाता है, पर्याप्त हो जाता है, कई मापदंडों पे आप नाप सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के जितने भी हमने पॉइंट्स हैं वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको निरीक्षण पद्धति जो हमने यहाँ पर बात की है, निरीक्षण विधि के गुण या लाभ जिसको हम कह सकते हैं, लिमिटेशंस में कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो जाए आपको और एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर आपको यहाँ पर कहीं कोई दुविधा या समस्या होती है तो। ठीक है, बाकी एजुकेशन शिक्षा सब्जेक्ट से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।